धीरे धीरे करके जो सिद्धांत और नीति पर पार्टी चल रही थी, जो एक समय में सिद्धांत लाए थे कि हम समाजवाद कायम करेंगे, साम्यवाद तक हम ले जाएंगे, न कोई शोषण सहने वाला रहेगा, न कोई शोषण करने वाला रहेगा। नहीं लगा कि अब ये हम लोग जो लक्ष्य उद्देश्य से जा रहे हैं, लक्ष्य उद्देश्य से काम कर रहे हैं, यह पूरा हो पाएगा। साल था 2005। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के भीतरडीहा गांव के छात्र विशुनदेव यादव उर्फ छोटा विकास ने कलम छोड़ बंदूक को अपना साथी बना लिया। समाज सुधार के प्रति मन में उठी क्रांति की आग ने छोटा विकास को घने जंगलों में झोंक दिया। छोटा विकास के परिजन इस बात से भलीभांति परिचित थे कि विकास नक्सलवाद के उस बीहड़ में फंसता जा रहा है जहां से उसका निकलना नामुमकिन है। समय बीतने के साथ छोटा विकास ने कई बड़ी घटना को अंजाम दिया, जहां छोटा विकास पर 3 जिलों में 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हो गए। छोटा विकास की गिरफ्तारी को लेकर सरकार ने 25 लाख रुपए इनाम की राशि भी रखी, पर छोटा विकास ने पुलिस के सामने हथियार नहीं डाला। साल था 2016। सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत विशुनदेव यादव उर्फ छोटा विकास ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। आइए सुनते हैं विशुनदेव यादव से छोटा विकास बनने की पूरी कहानी, छोटा विकास की जुबानी। मेरा नाम विशुनदेव यादव उर्फ दिनेश, छोटा विकास, चश्मा विकास, उमेश, अनेक नामों से एक समय में जाने जाते थे। और मेरा घर पड़ा भीतरडीहा, थाना मनातू, जिला पलामू का रहने वाला हूँ। और एक समय हमारे क्षेत्र पलामू में एमसीसी संगठन, प्रतिबंधित एमसीसी संगठन, वहां पर अपना विचारधारा से उस इलाके में काम कर रहे थे। उस समय हमने डाल्टनगंज जेएस कॉलेज में पढ़ते थे। मेरी उम्र लगभग 20 वर्ष होगी और उसमें कॉलेज में पढ़ते समय ही एक क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारी छात्र संगठन से जुड़े, जो ओपनली रूप से संगठन से, माने प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन अंदर से वो छात्र लोग प्रतिबंधित संगठन एमसीसी के से गाइड होते थे, लेकिन वो बात हम लोग को मालूम नहीं था। जब क्रांतिकारी छात्र संगठन से जुड़े तो उन्होंने वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान जो व्यवस्था है उसकी खामियां जो होती है कॉलेज में, चाहे राज्य में, देश में, जो भी घटनाएं घट रही थी उस समय, उस पर चर्चा होती थी। चर्चा होते होते उस विचार से, उस संगठन से जुड़े। बाद में धीरे धीरे वो हमको मुलाकात अंदर कोई एमसीसी के लीडर से, उस समय एमसीसी के लीडर कहिए या संस्थापक रूप में भरत जी हुआ करते थे। उस समय भरत जी वगैरह से भेंट कराए और वहां मीटिंग में हम लोग गए। फिर 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना मीटिंग होती थी। मीटिंग में जाते थे, फिर अपना विचारधारा ये है, कॉलेज में आकर के अपना संगठन बनाते, संगठन को अपना विस्तार करने में लगे रहते थे। बाद में मेरी नाम से पुलिस खोजने लगी। पुलिस खोजने लगी पकड़ने के लिए। तब धीरे धीरे करके हम एमसीसी में अंडरग्राउंड हो गए। तब दौर रही थी 1995-96 का। 95-96 से मैंने ये संगठन में शामिल हुआ। उसमें साधारण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। 20 वर्षों तक हमने उस संगठन में योगदान दिया।
उस समय लगता था कि हम भी एक समानांतर सरकार चला रहे हैं और ये इसको बढ़ाते बढ़ाते हम भी अपना समानांतर सरकार चलाएंगे। यानी उनका विचारधारा अर्थात जो चीन में क्रांति हुआ था माओ सेतुंग के नेतृत्व में दीर्घकालीन लोक युद्ध, उसी रास्ते पर यहाँ भी हम लोग क्रांति को सफल करेंगे। यहाँ भी समाजवाद लाएंगे, यहाँ भी साम्यवाद लाएंगे। यहाँ न कोई शोषण करने वाला रहेगा न कोई शोषण सहने वाला रहेगा, सब कोई बराबर होंगे। इसी उद्देश्य के साथ, इसी सोच के साथ हमने संगठन में शामिल हुआ। शामिल होने के बाद कुछ दिन कोशिश की है हम लोगों ने, और जो उसमें लीडर लोग थे उन लोग के गाइडलाइन में उन लोग का काम काज से दिखता था कि हाँ समाज के लिए कुछ करते हैं। जैसे कि समाज का काम, सबसे पहले जो बुनियादी समस्या थी, आज भी बहुत जगह है कि देहाती क्षेत्र में, जंगली क्षेत्र में 90% लोग अनपढ़ रहते थे। खाने के लिए जंगल पर निर्भर रहते थे, यानी टेना गेठी जंगल का कंद मूल खा करके जीवन यापन करते थे। स्वास्थ्य की इतनी समस्या थी कि वहां न कोई मेडिकल टीम जाती थी, न किसी के इलाज की व्यवस्था था। जब हैजा, मलेरिया ऐसे बीमारी आता था, डायरिया ऐसे बीमारी आता था, तो गांव के गांव लोग साफ हो जाते थे। उस दौर में हम लोगों ने कोशिश किया स्कूल खुलवाने का, कोशिश किया हम लोगों ने मेरी संगठन में उस समय कि गांव-गांव में जो भी पैसे संगठन चंदा के रूप में आता था, चलेवी के रूप में आता था, उस पैसे को उपयोग करते थे जनता के लिए, जनता के हित में। गांव-गांव में कैंप लगवा करके स्वास्थ्य की व्यवस्था करते थे, पानी का, सलाइन का, दवा का, तमाम चीज की व्यवस्था करते थे हम लोग। और सिंचाई के लिए बहुत जगह हम लोगों ने डैम बनाया है। जैसे आप लोग बालूमाथ में देखे होंगे पंडरिया डैम, मेनका में देखे होंगे कोरी डैम, ऐसे कई डैम हम लोग ने बनाया। उसी तरह से बहुत सारा स्कूल भी, बड़े बड़े स्कूल भी खोलने की कोशिश किए। बहुत सारा स्कूल तो बंद हो गया, बहुत सारा कुछ स्कूल अभी भी चल रहा है। इसके अलावा हम लोगों के जनता के बीच जो भी समस्या रहती थी उसको हल करने का कोशिश करते थे। लगता था कि हाँ हमने जनता की सेवा कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोग जनता की सेवा करते थे उस तरह से जनता भी हम लोग के प्रति समर्पित रहते थे। उस समय, उस दौर में भी प्रशासन आती जाती थी, लेकिन प्रशासन के भनक तक, हम लोग के भनक तक प्रशासन के कान तक नहीं जाती थी। उसका परिणाम था कि हम लोग थाना के बगल में भी खाना उना खा करके हम लोग जाते थे। थाना कैंप के बगल में हम लोग मीटिंग करते थे, लेकिन भनक तक नहीं लगती थी। ये दौर बहुत दिन तक चला और 2004 में पीपुल्स और एमसीसी दोनों पार्टी का विलय हुआ। विलय होने के बाद 2-3 साल 4 साल तो विलय में ही लग गया। धीरे धीरे बहुत सारा विचारधारा पर चर्चा होने लगी, जो मतभेद आया। एक समय नारा थे कि सही किसानों के हाथ में जमीन और क्रांतिकारी किसान कमेटी के हाथ में राजनीतिक हुकूमत चाहिए। उसी नारा के तहत बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिनको जमींदार के नाम से जानते हैं, जमींदारी प्रथा के नाम से जानते हैं, समांतवाद के रूप में जानते हैं, उस समय की भाषा में या वहां की भाषा में बोल रहे हैं, जिनके पास हजारों हजार एकड़ जमीन थी। उस दौर में बहुत सारा जमीन को जब्त करके जनता के बीच वितरण किया गया, जो जनता खेती बाड़ी करके जीवन यापन करना शुरू किया। उस समय जनता के स्थिति कुछ सुधार हुआ, लेकिन पार्टी विलय होने के बाद धीरे धीरे ये सब परिवर्तन होना शुरू हुआ। बहुत से लीडर लोग तो या तो अरेस्ट हुए, या मारे गए, या शहीद हो गए, या फिर चले गए वापस। जो कुछ लोग बचे, जैसे जैसे वो बढ़ते गया, 2010, 11, 12 के बाद या पार्टी विलय होने के बाद
बहुत से लीडर लोग में सुविधावादी, शहरवादी सोच, शहर माने ये सुख सुविधावादी सारा चीज के अंदर थी और उसके खिलाफ में बहुत सारा चीज वहां भी रहते थे। समय समय पर हम लोगों को वहां पर मीटिंग होती थी, बहुत समय समय पर समीक्षा होती थी। तो विभिन्न तरह के जो कमजोरियां होती थी, कमजोरियां को खुलकर बोलते थे हम लोगों ने, और उसको कमजोरियां जिनके पास या मेरे पास भी कमजोरी है और वो कमजोरी कोई बता रहे हैं तो उसको हम आत्मसात करते हुए उसको सुधारते थे। लेकिन ये कुछ दिन के बाद यानी 2010-11 के बाद देखे कि किन्हीं का अगर कोई कमजोरी है तो वो कमजोरी बताने के बाद वो कसर रख लेता। उसी का परिणाम है बहुत तरह का आज जो देख रहे हैं, विभिन्न तरह के गिरोह बना है, विभिन्न तरह के संगठन के नाम से चला रहा है। उसी का परिणाम है वो धीरे धीरे करके व्यक्तिगत स्वार्थ तरफ ज्यादा और सामूहिक जनता के स्वार्थ तरफ कम ध्यान देने लगे। नए दौर जब शुरू हुआ तब धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हुआ, यानी जो व्यक्तिगत स्वार्थ के प्राथमिकता ज्यादा लोग देने लगे और सामूहिक स्वार्थ, जनता के स्वार्थ का प्राथमिकता कम देना शुरू किए। तो इसी बिंदु पर अपने लोगों को या अपने कैडरों को, चाहे जो भी हो, चाहे नेतृत्व हो, नेता हो, उन लोगों के बीच भी ये सब बात, जो सच्चे कम्युनिस्ट रूप में वहां पर काम कर रहे थे, जो सच्चे हृदय से काम कर रहे थे, वैसे लोगों ने ये सब सवाल उठाने का काम किए। तब उसका परिणाम निकला उल्टा कि वो लोग अपने आप एक कसर के रूप में दिल में रख लिया और वो समय समय पर उसको प्रताड़ित करने के लिए इस्तेमाल किया। या फिर नीचे के जो लोग हैं वो लोग भी वो देखा देखे जब स्वार्थ में शुरू किया कि किसी को अपना फायदा के लिए किसी को पकड़ना, किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी से पैसा तहसीलना, ये जब शुरू हुआ मनमानी ढंग से, उस पर अगर आलोचना हुई, उस पर अगर बात हुई, उस पर अगर समझाया गया तो बहुत सारे लोग या तो हथियार लेकर के अपना चले गए या ऐसे चले गए और जाकर के अपना गिरोह बना करके, और उसी के परिणाम है कि विभिन्न तरह के गिरोह, टीपीसी हो, चाहे जेजेएमपी हो, चाहे पीएलएफआई हो, ये तमाम तरह के गिरोह में ये मैंने यहाँ के लोग गए और बनाए। और इसी तरह से ये स्वार्थ धीरे धीरे भरते गया। यानी हमको कहना है कि धीरे धीरे करके जो सिद्धांत और नीति पर पार्टी चल रही थी, जो एक समय में सिद्धांत लाए थे कि हम समाजवाद कायम करेंगे, साम्यवाद तक हम ले जाएंगे, न कोई शोषण सहने वाला रहेगा, न कोई शोषण करने वाला रहेगा, वो हमको धुंधला दिखाई पड़ने लगा। और धुंधला दिखाई पड़ने लगा, नहीं लगा कि अब ये हम लोग जो लक्ष्य उद्देश्य से जा रहे हैं, लक्ष्य उद्देश्य से काम कर रहे हैं, यह पूरा हो पाएगा। ये अंतर्द्वंद मन में चल ही रही थी कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति आई। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति बहुत पहले से थी, लेकिन ये झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण नीति, पुनर्वास नीति नई दिशा के रूप में जो लाए, वो आत्मसमर्पण नीति के तहत झारखंड पुलिस, झारखंड सरकार कोशिश किया हमसे संपर्क करने का, और संपर्क हुआ तो बातचीत का लंबा दौर चली, बहुत बिंदु पर बातचीत हुआ और अंततः सब सोचते समझते हमने डिसीजन लिया, हमने निर्णय लिया। और उस समय डिस्कशन में बहुत सारा चीज हुआ था। या हम तो आप जानते हैं कि मेरे ऊपर 25 लाख सरकार ने इनाम रखी है, हम यहाँ के मोस्ट वांटेड हैं झारखंड सरकार की नजर में, और लोग भी जानते हैं कि यहाँ भी हम लोग संगठन जब चला रहे हैं तो मेन आदमी झारखंड में हम यहाँ पर हैं। उस समय बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्य के रूप में थे, रीजनल कमेटी के सचिव के रूप में थे। तो हम यहाँ जब सरेंडर करेंगे
तो इस बीच जो चर्चा हो रही थी, बातचीत हुई कि हम जब सरेंडर करेंगे तो हमारे खिलाफ में संगठन जाएगी। तो सबसे पहले तो हम जा रहे हैं कि हम सुरक्षित रहें। आपने समझाया, सरकार ने समझाई, प्रशासन ने समझाई कि आप आइएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना बाल बच्चा के भविष्य को उज्जवल कीजिएगा। हमने आया, हमने उसमें डिस्कशन किए कि हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से जा रहे हैं, यहाँ के लक्ष्य उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा, इसलिए जा रहे हैं। तो वहां जब जाएंगे तो मेरी सुरक्षा मिलेगी कि नहीं, पहला प्राथमिकता। दूसरा प्राथमिकता था कि मैं जा रहा हूं तो मेरे ऊपर तो केस है, इसमें क्या होगी। इसके अलावा हम कहाँ रहेंगे, तो तमाम तरह के जो हमारे बीच जो मन में था वो सारा चीज हम लोग रखे, डिस्कशन भी हुआ, आदान प्रदान हुई। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मेरे पास आदमी भी गए, बैठ के बातचीत भी किए। तो उस समय चर्चा हुई कि सबसे पहले तो आपको सुरक्षित यहाँ से ले जाएंगे। एक समय सब लोग के मन में बना हुआ रहता था, झारखंड सरकार, झारखंड पुलिस पर किसी प्रकार का विश्वास नहीं था। यही सब लोग के बीच चर्चा थी कि झारखंड पुलिस यहाँ से ले जाएगी और आत्मसमर्पण के नाम पर ले जा करके मार के फेंक देगी, मुठभेड़ दिखा करके हत्या कर देगी। लेकिन झारखंड सरकार जिस तरह से पहल ली, बातचीत की, उस हिसाब से विश्वास हुआ कि हमको ये घटना नहीं घटेगी। दूसरा सवाल है कि सुरक्षा के लिए तो हमको बोला गया था कि जब भी आप आइएगा आत्मसमर्पण करने के बाद आपका सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तीसरा बात है कि हमने रखा था प्रश्न कि हम जेल नहीं जाएंगे। तो आने के पहले चर्चा हुआ था कि हम कोशिश करेंगे कि सीआरपीसी धारा 321 के तहत आपको हाई कोर्ट या यहाँ लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में हम लोग याचिका दायर करेंगे, जिससे हो सके कि आपका कोर्ट मान ले। इसके बाद आपको शहर में जमीन दिया जाएगा, ये तमाम चीज, जीवन यापन के लिए अपना रोजगार दिया जाएगा, ये तमाम चीज चर्चा हुई जो पुनर्वास नीति में है, आप लोग जानते ही होंगे। तो हमने ये सब विचार करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद 12 अप्रैल 2016 को तत्कालीन डीआईजी साकेत कुमार सिंह व तत्कालीन एसपी लातेहार के अनुपीर थ्रेसर के बीच लातेहार पुलिस मुख्यालय में आत्मसमर्पण किए और 9 मार्च 2018 में 18 को अपना जो केस का प्रक्रिया थी उसमें हाई कोर्ट ने साफ बोला कि ये केस जो है वापस नहीं लिया जाएगा, बल्कि आप केस को फेस करते हुए जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत खत्म किया जाएगा। हमने सरेंडर करने के बाद ओपन जेल हजारीबाग में रहे और तब से मेरा न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुआ और 9 मार्च 2018 को यह न्यायिक प्रक्रिया पूरा करके बाहर आए। बाहर आने के बाद मेरा घर पलामू में है, पलामू गए, वहां के तत्कालीन एसपी श्री महथा साहब ने बुला करके बातचीत किए और हमको सुरक्षा के लिए 2 अंगरक्षक मुहैया कराया गया। यहाँ आने के बाद जब आए तो झारखंड सरकार के या झारखंड पुलिस से तमाम पदाधिकारियों से मिले, हमको बहुत अच्छा लगा। मुख्य धारा में आए तो हमने आने के बाद बहुत अच्छा लगा, हम प्रेरित भी किए, आज भी प्रेरित करता हूं कि जितना भी जो उग्रवादी संगठन में लोग हैं आज रास्ते से भटक गए हैं, जो लाइन चल रहा था वो लाइन पर अभी है नहीं, इसलिए ये बिना मतलब के ये जीवन कुर्बान करना है, जान देना है। हम सबसे अपील भी आने के बाद जिस दिन हम आत्मसमर्पण किए थे उस दिन भी अपील किए थे और
निकलने के बाद भी हमने संबोधन किया था मीडिया को और उस समय भी अपील किया था, और आज भी हम इस चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को जो मुख्यधारा से अलग हो गए हैं, ये तमाम लोगों से हम अपील करेंगे कि झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण नीति जो है, आत्मसमर्पण नीति के तहत सरेंडर करे, आत्मसमर्पण करे, ताकि अपने बाल बच्चों को भविष्य को उज्जवल करे और अपना भी जो जीवन बिना मतलब के व्यतीत कर रहे हैं जंगल में, वो यहाँ करके अच्छा से पर परिवार के साथ रहे। दूसरी बात है कि झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है वो बहुत अच्छी है। झारखंड पुलिस का आत्मसमर्पण नीति है, पुनर्वास नीति बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोगों का आत्मसमर्पण करने के बाद बहुत सारे लोग आत्मसमर्पण किए। बहुत सारे आत्मसमर्पण करने वाले में आप लोग जानते ही हैं, बराबर आते रहती है, ये मीडिया, पेपर, अखबार के माध्यम से आते रहती है उन लोगों की पीड़ा। हमारी भी पीड़ा है कि जब यहाँ पर आए हैं, मुख्य धारा में जोड़े हैं, मुख्य धारा में जोड़ने के बाद यहाँ जो समाज है आज भी हीन भावना से देखती है, आज भी हीन भावना से सोचती है। तो सबसे प्राथमिकता होना चाहिए कि जो लोग आए हैं उनको सुरक्षा प्रदान करें, जो लोग आए हैं उनको रोजगार दें, जो आए हैं उनको सुरक्षित स्थान पर बसावें, सुरक्षित स्थान पर उनको रखें। जो वादा किए हैं कि शहर में हम 4 डिसमिल जमीन देंगे, वो देकर के घर कम से कम बनावें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको आवास दें। इस तरह की जो पुनर्वास नीति है वो पूरी तरह से लागू नहीं हो रही है, चाहे मजबूरी जो भी हो, झारखंड सरकार की हो चाहे झारखंड पुलिस की हो। तो हमारे साथ तो जो 25 लाख इनाम था वो हमको दिया गया, पुनर्वास नीति के तहत जो पुनर्वास पैसा था कुछ दिया गया, लेकिन बाल बच्चा के जो पढ़ाई लिखाई के लिए व्यवस्था है वो नहीं अभी तक दिया गया, और जो जमीन देने के बाद है शहर में वो भी नहीं दिया गया है, रोजगार देने की बात है वो भी नहीं दिया गया है। तो ये हम कहेंगे कि जो पुनर्वास नीति है बहुत अच्छी है। ये हमने झारखंड सरकार या झारखंड पुलिस से हमने झारखंड पुलिस का जो मुखिया हैं डीजी साहब, उनसे हम आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि पुनर्वास नीति को अच्छी तरह से लागू करें। स्वदेश वाणी।